हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट GKGS में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला अध्ययन यानी कि लेसन 1 स्टार्ट किए हुए थे पिछले वीडियो में, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें हम लोगों ने यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। हमें स्टार्ट करना था पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार के बारे में। पर्यावरण का परिचय और पर्यावरण की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जहाँ पर की है पर्यावरण की संरचना तथा पर्यावरण के प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है कि पर्यावरण जो है वो भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित और अजीवित संगठकों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि जो पर्यावरण है वो भौतिक एवं जैविक दोनों संकल्पना है, इसलिए इसमें भौतिक और जीवित दोनों चीज़ों को या दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। तो जो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, ऊपर क्या देखा हम लोगों ने कि पर्यावरण जो भौतिक और जैविक संकल्पना है वो उस टाइप का एक संकल्पना है, और इसीलिए इसमें जीवित और अजीवित संघटकों को शामिल किया जाता है। तो इसी संकल्पना के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कह सकते हैं तो पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो भौतिक पर्यावरण और एक जैविक पर्यावरण। सबसे पहले भौतिक पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है कि भौतिक पर्यावरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा होता है वायुमंडलीय पर्यावरण और तीसरा होता है जल मंडलीय पर्यावरण। ये क्या है? ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो विभाजन है वो बताया जा रहा है। तो भौतिक पर्यावरण को हम लोग पुनः 3 भाग में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? वो स्थल मंडलीय पर्यावरण हो जाएगा, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण हो जाएगा। आगे क्या है कि विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर इन 3 प्रकार के पर्यावरणों को कई स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें आगे बता रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। ये स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण। तो ये जो जैसे वायुमंडलीय पर्यावरण है ये पुनः कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, उसी तरह से स्थल मंडलीय पर्यावरण भी कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, और उसी प्रकार जल मंडलीय पर्यावरण भी छोटे छोटे कई भागों में बटा हुआ है। तो यही बता रहा है कि कई लघु इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जैसे पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, ये किस में आ जाएंगे? ये स्थल मंडलीय पर्यावरण में आ जाएंगे। अगर हम लोग कह लें तो स्थल मंडलीय पर्यावरण के विभाजन हो जाएंगे पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण। ये समस्त पर्यावरण जो है वो स्थल मंडलीय पर्यावरण के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वो डायग्राम बनाया गया है, उसको अभी बाद में देखेंगे। और हम लोगों ने देखा कि पठार पर्यावरण के बाद मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, ये जल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा स्थल मंडलीय पर्यावरण के बारे में, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जल मंडलीय पर्यावरण के बारे में, जैसे सरिता पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण, सागर तटीय पर्यावरण, ये और सागर तटीय पर्यावरण और सागरीय पर्यावरण आदि। और जैव मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण में क्या आ जाएगा? वायुमंडल से जुड़े हुए जो पर्यावरण हैं वो आ जाएगा वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत। ये विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण है, जो हम लोगों ने देखा कि भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण होते हैं। और भौतिक पर्यावरण में जल मंडलीय, स्थल मंडलीय पर्यावरण, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, जैविक या भौतिक पर्यावरण। और दूसरा जो है वो पहला जो है वो अजैविक है, अजैविक या भौतिक पर्यावरण, और दूसरा जो है वो है जैविक पर्यावरण।
हम लोगों ने अभी देखा जो अजैविक या भौतिक पर्यावरण है उसमें स्थलमंडलीय पर्यावरण शामिल है, उसके बाद शामिल है वायुमंडलीय पर्यावरण और फिर शामिल है जलमंडलीय पर्यावरण। ये अजैविक या भौतिक पर्यावरण है। आप देखेंगे कि स्थलमंडलीय पर्यावरण जो है वो अजैविक है, उसमें जीव नहीं है। जो वायुमंडलीय पर्यावरण है वो भी अजैविक या भौतिक है, और जो जलमंडलीय पर्यावरण है वो भी क्या है, अजैविक है या भौतिक पर्यावरण है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो जैविक पर्यावरण है उसमें वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण को शामिल किया जाता है। जैविक पर्यावरण में आप देखेंगे कि इसमें जो वनस्पतिक होते हैं, वानस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जीव होता है, और जो जीव जंतु होते हैं उसमें जीव होता है, तो वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है कि जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो जैविक पर्यावरण है उसकी संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैविक पर्यावरण में पौधे और मानव सहित विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर जो देखा है कि जो ये जैविक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण में वनस्पतिक और जंतु पर्यावरण यानी कि वनस्पति और जंतुओं को शामिल किया जाता है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि जो जैविक पर्यावरण है उसकी संरचना वनस्पति यानी कि पौधों तथा मानव सहित जीव जंतुओं द्वारा होता है। इसमें ये सभी चीज़ शामिल होते हैं। ठीक, आगे क्या है कि इसमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मनुष्य जो है वो कारक होता है। कारक का अर्थ यहाँ पे है कि परिवर्तन कर सकता है। कारक का अर्थ होता है कि प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे आप कारक का मतलब समझ सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, कारक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कारक का अर्थ होता है कि मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है पर्यावरण पे, अच्छे खासे तरीके से पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। उसी को हम लोग कारक, उसी के संदर्भ में कारक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहीं पे वो बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है इसमें से एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आगे देखते हैं कि इस आधार पर जैविक पर्यावरण को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है, वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा हुआ है। ठीक है, सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए कि सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह, विभिन्न प्रकार का जो उनका स्तर होता है उस सामाजिक समूह का संगठन की रचना करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है। तो ऐसे सामाजिक पर्यावरण का भी, अभी पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जाता है, पर्यावरण के ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। जैसे भौतिक पर्यावरण हम लोगों ने देखा, जैविक पर्यावरण हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण। यहाँ पे हम लोगों को सामाजिक पर्यावरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है। एक बार इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सामाजिक पर्यावरण का भी आविर्भाव होता है। तो सामाजिक पर्यावरण भी होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों के प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं और जो मनुष्य हैं वो लोग भी अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संवर्धन या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यहाँ दो शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ पर?
अपने अस्तित्व को बनाए बनाए रखने के लिए, अपने संवर्धन के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि पर्यावरण का दोहन करते हैं। जब पर्यावरण का दोहन करते हैं तो वहीं पे आर्थिक पर्यावरण का निर्माण हो जाता है, वहीं पे आर्थिक पर्यावरण का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम लोग अपने जीवन को समृद्ध संवर्धन बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अगर किसी भी प्रकार का, जैसे काष्ठ उद्योग हो गया, हम लोग काष्ठ उद्योग को अगर काष्ठ उद्योग को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे लकड़ी उद्योग को हम लोग अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो हम लोग किसी न किसी तरह से पर्यावरण को ही हानि पहुंचा रहे हैं या पर्यावरण का ही दोहन कर रहे हैं। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को संवर्धित करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, यद्यपि कि हम लोग अगर पर्यावरण के किसी भी संसाधन का दोहन या फिर उसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग आर्थिक पर्यावरण का दरअसल निर्माण कर रहे होते हैं। तो वो होता है आर्थिक पर्यावरण, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का आर्थिक पर्यावरण भी सामने आता है। ज्ञातव्य है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी होता है। मनुष्य क्या होता है कि समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी होता है, अतः इसका सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित एवं व्यवस्थित होता है। तो इसका जो सामाजिक संगठन होता है ये नियमों से बना होता है, अब पूरी की पूरी तरह से एक व्यवस्था में ढला हुआ होता है, क्योंकि मनुष्य एक सभ्य प्राणी है और सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए इनका जो समाज होता है वो अन्य जीवों के, या फिर आप जानवरों की बात कर लें या पक्षियों की बात कर लें, तो उनका जो समाज होता है वो उतना व्यवस्थित नहीं होता है, उतना नियमित नहीं होता है जितना कि मनुष्यों का, क्योंकि वो उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, उतने सभ्य नहीं होते हैं जितने कि मनुष्य। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो मनुष्य के तीन पक्षों, कौन कौन से? भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक। मनुष्य के तीन पक्षों की बात हो रही है। एक बार इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा गीच पीछ हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य के तीन पक्ष, कौन कौन से तीन पक्ष? भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष की जो जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूमिकाएं तथा कार्य होते हैं। इसको ऐसे समझिए, फिर से हम लोग इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के तीन पक्ष, क्या? भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक, तीन पक्ष की जो जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूमिकाएं तथा कार्य होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात समझ में आ जा रही होगी कि ये लाइन कह रहा है कि जो मनुष्य के तीन पक्ष हैं उसकी जैविक पर्यावरण में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, जैविक पर्यावरण में क्या क्या भूमिकाएं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, उनकी भूमिकाएं तथा उनके कार्य होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। तो पर्यावरण हम लोग कह रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो पर्यावरण मतलब पर्यावरण दो प्रकार का होता है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा आर्थिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है। ठीक है, तो वो तीन चार प्रकार के पर्यावरण होते हैं। लेकिन जैविक और अजैविक पर्यावरण को अगर मिला दिया जाए तो बायोम का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक हम लोग बना सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा जगह इधर ले लेते हैं, और क्या बता रहा है कि जैविक प्लस अजैविक, अजैविक जो पर्यावरण है इसको मिलाने से क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने से बायोम का निर्माण होता है। अभी आगे चल के हम लोगों का चैप्टर होगा बायोम नाम से, जिसको जियोम भी कहा जाता है। तो इससे बायोम बनता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? अगर हम लोग गोला बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो बायोम है वो बड़ी संकल्पना है, पर्यावरण थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि बायोम में दो पर्यावरण आ जा रहा है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैसे कोई घर है, मान लेते हैं कि एक घर है, ठीक,
एक घर है, इसमें दो लोग हैं, ठीक है, इसमें दो लोग हैं, तो घर बड़ा है कि जो दो लोग हैं वो बड़ा है? जो दो लोग हैं वो एक एक लोग, यानी कि एक ए है और एक क्या है, बी है। तो इसमें से ए या तो फिर बी, दोनों में से या तो दोनों कौन बड़ा है, घर बड़ा है कि ये दोनों में से एक या दोनों बड़े हैं? तो सीधी सी बात है, घर बड़ा है, क्योंकि इस घर में दोनों लोग आ गए हैं, दोनों लोग आ गए हैं, इसका मतलब घर बड़ा है। तो आप देखेंगे कि जो बायोम है, बायोम में जैविक और अजैविक दोनों पर्यावरण शामिल हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण की संकल्पना है वो बायोम की अपेक्षाकृत थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि बायोम में आ जा रहे हैं दोनों पर्यावरण, जैविक और अजैविक। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसके आगे की रचना होती है। जैसे शीतोष्ण बायोम होता है, उष्णकटिबंधीय बायोम होता है एवं टुंड्रा बायोम आदि होते हैं। ठीक है, तो आगे चल के इसमें बताया भी गया है कि आगे चल के हम 5वीं लेसन जब पढ़ेंगे तो उसमें शीतोष्ण बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम, टुंड्रा बायोम, इसके अलावा अन्य जो बायोम होते हैं वो उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन वहाँ पे किया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में, पर्यावरण के संघटक के बारे में, कि पर्यावरण के संगठक में, यानी पर्यावरण में संगठक क्या मतलब होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है किन किन चीज़ों से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जैसे कि आप कोई मेडिसिन खरीदेंगे तो उसमें जो दवाई होता है उस दवाई में वो लिखा होता है कि इस दवा में कौन कौन से विटामिन या कौन कौन से अन्य दवाइयाँ शामिल की गई हैं। तो वो जो विटामिन्स और अन्य दवाइयाँ शामिल की गई होती हैं उस बड़े से दवा का कंपोजिशन या उनका संगठक होता है। तो संगठक का मतलब होता है किस चीज़ से बना हुआ है कोई भी चीज़। ठीक है, ऐसे संगठक ऐसे समझ सकते हैं, अभी आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम समझा दें आपको कि संगठक कैसे कह सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि क्या है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे का नाम है एक्स, ये डब्बा है, इस डब्बे का नाम है एक्स, और ये डब्बा बना हुआ है, ये जो डब्बा है ये बना हुआ है ABCDEFG, इन सभी ABCDEF से मिलकर के एक डब्बा बना हुआ है एक्स। तो एक्स का जो कंपोजिशन है वो क्या है, एक्स का कंपोजिशन ए है, बी है, सी है, ये सारे क्या हैं, इसके संघटक हैं। 6 ABCDEFG एक्स के संघटक है, यानी कि एक्स एक बड़ा सा डब्बा है, इस डब्बे का निर्माण हुआ है ABCDEFG से, तो ABCDEFG इसके संघटक हैं। तो यानी कि कोई चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है और जिन जिन चीज़ों से बना हुआ होता है वो उसका संघटक होता है। यही चीज़ हमें समझाना था यहाँ पर। अब हो गया, अब समझ गए हम लोग। इसका मतलब पर्यावरण के संघटक का मतलब होगा कि पर्यावरण किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण में कई चीज़ें शामिल हैं, यानी कि किस किस चीज़ से बना हुआ है का मतलब ये है कि किस कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। तो 3 भागों में विभक्त किया जाता है पर्यावरण के संघटक को, याद रखिएगा, भौतिक या अजैविक संघटक। पहला जो है भौतिक या अजैविक संघटक है, दूसरा है जैविक संघटक, तीसरा है ऊर्जा संघटक। तो 3 प्रकार के संघटक होते हैं, जैविक या भौतिक, भौतिक या अजैविक। अजैविक याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, अजैविक है। तो पर्यावरण के 3 संघटक हैं, पहला है भौतिक और या फिर अजैविक। भौतिक को ही अजैविक कहा जाएगा, तो भौतिक या अजैविक। दूसरा है जैविक संघटक और तीसरा है ऊर्जा संघटक। इन तीनों संघटकों को आप याद रखेंगे कि पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। भौतिक संघटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उपसंघटकों को शामिल किया जाता है। उपसंघटक मतलब इसके अंतर्गत भी जो आएंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये होता है क्या, अजैविक या भौतिक संघटक। जबकि जैविक संघटक के अंतर्गत 3 प्रमुख उपसंघटक हैं। जैविक संघटक के अंतर्गत भी 3 प्रमुख उपसंघटक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अगले वीडियो से जो होगा इसमें सुधार किया जाएगा। थोड़ा सा ब्लर हो गया है ऊपर, ठीक है, देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। देखिए,
अब अगला कौन कौन से संघटक है? पादप संघटक, मनुष्य समेत जंतु संघटक तथा सूक्ष्म जीव संघटक। तो बताया जा रहा है कि जो जैविक संघटक है वो दो प्रकार से बटा हुआ है, तीन भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जैविक संघटक है तीन भागों में बांटा गया है। और तीन भागों में किस किस भागों में? एक पादप संघटक हो गया, मनुष्य को अलग रख दिया गया है, मनुष्य और कुछ और जंतु का जो संघटक है वो अलग रख दिया गया है, फिर सूक्ष्म जीवों को भी अलग कर दिया गया है। इस प्रकार से तीन भागों में बांट दिया गया है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौरविक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत जो सौरिक ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको, भूतापीय ऊर्जा आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये पर्यावरण के संघटक के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाना चाहें तो वैसे तो हम लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार इसको हम लोग डायग्रामेटिकल समझ लेते हैं। तो पर्यावरण के संघटक के बारे में बात करें तो ऐसे कह सकते हैं हम, पर्यावरण के संघटक। तो पर्यावरण के संघटक में तीन चीजों को शामिल किया जाता है, हम लोगों ने अभी देखा। अजैविक संघटक, अजैविक संघटक, जैविक संघटक, जैविक संघटक, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि जो अजैविक संघटक है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अजैविक संघटक में जो हमने देखा था इसमें आती हैं जैसे जल, स्थल, और इसके बाद और वायु आदि। वायु आदि इसमें हम लोगों ने अभी पीछे इसी पुस्तक में हम लोगों ने देखा कि ये क्या हैं, ये अजैविक संघटक या भौतिक संघटक के अंतर्गत आने वाले घटक हैं ये सभी चीज़। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जैविक संघटक। जैविक संघटक को इसमें बताया गया कि तीन भागों में बांट दिया गया, पुनः तीन भागों में बांट दिया गया, छोटे छोटे तीन संघटकों में बांट दिया गया। ये तीन संघटक कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक तो मनुष्यों को इसमें से अलग कर दिया गया, जैसे पौधों को, मनुष्यों को और सूक्ष्म जीवों को, तीन चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग रूपों में बांट दिया गया। ये थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ, यहाँ पे जंतु संघटक, जंतुओं को अलग किया गया, मनुष्य को अलग किया गया, सॉरी मनुष्य को नहीं, यहाँ पे पादप को अलग किया गया। ठीक है, पादप, पेड़ पौधों को अलग किया गया, मनुष्य सहित, मनुष्य समेत अन्य जंतु। अभी इसको जूम आउट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, सारा का सारा एक साथ दिख जाएगा। अन्य जंतु को इसमें शामिल कर दिया गया। ये जैविक संघटक के अंतर्गत पादप हो गया, मनुष्य समेत अन्य जंतु हो गए, और सूक्ष्म जीव को भी यहाँ पे अलग किया गया है। किसको? सूक्ष्म जीव को भी अलग किया गया है यहाँ पे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को अलग कर दिया गया। अभी इसको हम लोग जूम आउट कर देंगे, पूरा का पूरा दिख जाएगा। अब फिर ऊर्जा संघटक के अंतर्गत देख लेते हैं किस चीज़ को शामिल किया गया। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत शामिल किया गया सौरिक ऊर्जा, सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तापीय मिस्टेक हो गया है, या थोड़ा सा चलिए सही कर लीजिए, भूतापीय ऊर्जा। तो ये चीज़ें, ये सभी चीज़ शामिल किया गया। इसको हम लोग जूम आउट कर देंगे तो सारा का सारा एक साथ दिख जाएगा आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे समझा कि पर्यावरण के जो संघटक होते हैं
वो आमतौर पे बांटा गया, आमतौर पे नहीं, बांटा जाता है 3 भागों में। जैविक संगठक, अजैविक संगठक, अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। तो अजैविक संगठक के अंतर्गत रखा जाता है जल, स्थल और वायु। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल, स्थल, वायु। जैसे वायु में विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, इसके अलावा जलवाष्प है, ताप है, घनत्व है, दाब है, ये सारी चीज़ें अजैविक संगठक के अंतर्गत आएंगे। अजैविक संगठक में पहाड़ वहाड़ ये सारी चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि इसमें भी जीव नहीं होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जिसमें जीव नहीं होते हैं वो सभी आएंगे। जैविक संगठक के अंतर्गत वो सभी आएंगे जो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन होता है। जैसे तो 3 भागों में बांट दिया गया। पादप संगठक, ठीक है, पादप को अलग रख दिया गया, मनुष्य सहित अन्य जीव जंतुओं को अलग किया गया, और सूक्ष्म जीवों को अलग कर दिया गया। तो 1, 2 और 3 भागों में इसको बांट दिया गया। ऊर्जा संगठक की बात करें तो इसमें सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के अलावा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को भी आप शामिल कर सकते हैं, तो इसको शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये है पर्यावरण का संगठक। इस प्रकार से पर्यावरण का निर्माण होता है। ये सभी चीज़ें मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करती हैं। हमने क्या बताया पहले स्टार्टिंग में कि संगठक किसको कहते हैं? जिस चीज़ से जिसका निर्माण होता है वो उसका संगठक होता है। तो पर्यावरण का निर्माण इन समस्त चीज़ों से हो रहा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाने से पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? पर्यावरण के संगठक के रूप में इनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग अपने पुस्तक पे। थोड़ा सा जूम कम रहेगा तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये हम लोगों का हो गया। तो पर्यावरण के संगठक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय अध्ययन का विषय क्षेत्र। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको फ्लो में हम लोग पढ़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने शामिल कर लिया है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझने लायक होंगी तो उनको समझ लेंगे। इसमें क्या है कि भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक ही सीमित था। भूगोल के आदि स्वरूप में जो पुराना भूगोल का स्वरूप था उसी में पर्यावरण को शामिल किया गया था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का जो अध्ययन है केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक ही सीमित था। समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन में उत्कृष्टता का समावेशन होता गया, परंतु ये अध्ययन भूगोल की विभिन्न शाखाओं में बिखरे पड़े थे। जो पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा था वो भूगोल के विभिन्न शाखाओं में किए जा रहे थे। इसका अध्ययन अलग से पर्यावरण कोई विषय नहीं था, वो भूगोल के अंतर्गत शामिल था, विभिन्न शाखाओं में शामिल था। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भूगोल के विभिन्न शाखाओं में बिखरे पड़े हुए थे। इनको सुपुंजित कर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया गया। इनको मिलाकर के एक पुंज की भांति एक गच्छा, एक जैसे चाबी का गुच्छा होता है उस तरह से पुंजित करके क्या किया गया? एक पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया गया और एक विषय का निर्माण हुआ जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसको पारिस्थितिकी और पर्यावरण कहा गया। साथ ही साथ मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों तथा तज्जनित परिणामों के अध्ययन को इसका मूल उद्देश्य माना गया। तो पर्यावरण का जो अध्ययन स्टार्ट किया गया उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य माना गया वो ये है कि पर्यावरण और मानव का अंतर संबंध जो है वो महत्वपूर्ण है, और उसके द्वारा जो उनके बीच का जो अंतर संबंध है, इन संबंधों में जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विषय को अलग तरीके से वो क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, इसका वर्तमान जो अध्ययन है, अध्ययन प्रवृत्ति है वो यहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं पर्यावरण के अंतर्गत? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जीव मंडल के संगठकों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरणीय अवनयन या फिर पर्यावरण का प्रदूषण को पढ़ते हैं, और पर्यावरणीय प्रबंधन को भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग इस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण का प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, ये बॉक्स है बना हुआ है, इस पर अभी हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे कुछ टाइम बाद, जो कि है ध्यान दें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग
देखेंगे आगे चल के मानव पर्यावरण संबंध। तो ठीक है, मानव दूसरा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मानव पर्यावरण संबंध। इसलिए हम लोग इस बॉक्स पे नज़र केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पहला पॉइंट जो है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर सन 1985 को किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें तथ्यात्मक जानकारी है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कभी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किसके नेतृत्व में किया गया, तो आपका जवाब होगा राजीव गांधी के नेतृत्व में। या प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया, तो आपका जवाब होगा 17 सितंबर 1985 को। तो प्रश्न इधर उधर से किसी भी तरह से आए, आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको 1986 याद रखना है। अगला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया। तो पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, 1972 में पारित किया गया। किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद रखने लायक है वो ये है कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना यही है, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है विश्व की सबसे बड़ी वन्य परियोजनाओं के अंतर्गत गिना जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। इसको पारित कब किया गया, 1972 में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में गैप कहते हैं, तो गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू किया गया। तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना यानी कि गैप 1985 में शुरू किया था। इसको भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2010 में पारित किया गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, याद रहे ताकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2010 में इसको पारित किया गया। अगला पॉइंट की बात करें तो प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। महत्वपूर्ण लाइन है ये भी, इसको भी आप याद रखेंगे कि पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये था ध्यान देने वाली बात, तो हम लोगों ने इस पर ध्यान दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पर्यावरण और मानव के संबंधों के बारे में चर्चा होनी है। तो इसी चर्चा के साथ इस लेसन को समापन किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है। जो है इस लेसन में जो था वो ये था कि पर्यावरण का परिचय लिया जाए और फिर पर्यावरण के संगठकों के बारे में जाना जाए और फिर पर्यावरण का मानव का संबंध क्या होता है उस चीज़ को जाना जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा दूसरे लेसन में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। ठीक, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि मानव और पर्यावरण का संबंध, मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण आप देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का और या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण, दोनों में से एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो शब्द मिल रहा है, दो शब्द प्रयोग करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो तो दोनों में से किसी एक का या दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की प्रकृति के साथ दो तरफा भूमिका होती है, ये भी कह सकते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य की पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, समझने में अगर इधर उधर होगा तो सिर्फ एक शब्द को आप ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, वो भूमिका कौन कौन सा है,
वो भूमिका है, वो भूमिका कौन सी है? वो पहली भूमिका है कि मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण का एक जैविक संगठक है। मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण का एक जैविक संगठन है और जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है, या फिर कह सकते हैं जैविक संगठक है, और दूसरी तरफ वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जैविक संगठक में क्या आते हैं? जैविक संगठक अभी हम लोगों ने देखा था कि जैविक संगठकों को दो भागों में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया जाता है। मानव और अन्य जीव जंतुओं को अलग रखा जाता है, पादप समुदाय को अलग रखा जाता है, और सूक्ष्म जीवों को अलग रखा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो जैविक संगठक है उसमें मनुष्य शामिल है। तो हम लोग यहाँ पे ये वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मनुष्य है जैविक संगठक का तो एक भाग है ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कारक का मतलब हम लोगों ने समझा था कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाला। कारक का मतलब होता है उसको प्रभावित करने वाला। तो एक तरफ तो जैविक पर्यावरण का एक संगठक है, जैविक पर्यावरण में शामिल एक संगठक है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक कारक ही भी है, एक महत्वपूर्ण कारक है। बाकी सब तो महत्वपूर्ण कारक शायद न हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो मनुष्य दो तरफा भूमिका होती है मनुष्य की, वही चीज़ बताया जा रहा है। दो तरफा भूमिका ये होती है कि एक तो जैविक संगठक है, जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है, और दूसरी तरफ वो एक महत्वपूर्ण कारक है पर्यावरण का। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इस तरह से जो मनुष्य है प्राकृतिक पर्यावरण, इस तरह से मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को, इस तरह से मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। तो चूंकि मनुष्य की दो तरफा भूमिका होती है, एक तो जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण घटक है, जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि जैविक संगठक में शामिल एक घटक है, और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कारक का मतलब उसको प्रभावित करता है। तो वहीं पे यहाँ से देख सकते हैं कि उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसी तरह से वो इसको विभिन्न हैसियत से या विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। कौन कौन से रूपों में, कौन कौन से हैसियत से प्रभावित करता है? जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में, ठीक है, जीवित अथवा भौतिक मनुष्य के रूप में प्रभावित करता है। तो हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से समझ लेंगे, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में प्रभावित करता है। इसके अलावा सामाजिक मनुष्य के रूप में प्रभावित करता है, फिर आर्थिक मनुष्य के रूप में प्रभावित करता है, फिर प्रौद्योगिक मानव के रूप में भी प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ से एक देख सकते हैं कि पर्यावरण को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में, विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। कैसे कैसे? जैसे कि जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में, जीवित या भौतिक मनुष्य होने के नाते भी पर्यावरण को मनुष्य क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि जीवित है इसलिए प्रभावित तो करेगा तय है। उसके बाद सामाजिक मनुष्य को, सामाजिक मनुष्य होने के लिए या सामाजिक मनुष्य होने के नाते भी मनुष्य जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद आर्थिक मनुष्य के रूप में तो प्रभावित करता ही करता है, ये तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, समझाने पहले से ही अंडरस्टूड है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसको आप समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिक मानव के रूप में, यानी कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया तो विज्ञान के विकास के साथ ही पर्यावरण का दोहन भी बढ़ता गया। विज्ञान का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास के साथ साथ पर्यावरण का दोहन प्रारंभ होता गया या बढ़ता गया। तो इस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है कई रूपों में, कई हैसियत से। इसको हम लोग एक बार इरेज करके फिर से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए कि विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है, विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है, जैसे कि जीवित या भौतिक मानव के रूप में, ठीक है। इसके बाद सामाजिक मनुष्य के रूप में भी प्रभावित करता है, फिर आर्थिक मनुष्य के रूप में भी प्रभावित करता है, प्रौद्योगिक मानव के रूप में भी प्रभावित करता है। मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण, मनुष्य के जो प्राकृतिक गुण है वो कौन कौन से हैं? जैसे जन्म नेचुरली होता है,
वृद्धि नेचुरली होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, स्वास्थ्य नेचुरल होता है, मृत्यु आदि ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं। मनुष्य के ये सभी प्राकृतिक गुण होते हैं। ये सभी के सभी प्राकृतिक गुण उसी तरह से प्रभावित और प्रतिबंधित या फिर कंट्रोल्ड होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा, जिस प्रकार से अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुण प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है, जैसे कि मनुष्य का जन्म जिस प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित होगा, उसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं का भी लगभग उसी प्रकार से प्रभावित होगा। उसी प्रकार से नहीं, मतलब प्रभावित ये भी होगा, प्रभावित वो भी होगा। प्रभावित ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जन्म पर्यावरण से प्रभावित होगा और बाकी जीव जंतुओं का जन्म पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रभावित होने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रभावित होगा ही होगा। वृद्धि भी प्रभावित होगा ही होगा, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हो। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मृत्यु आदि सभी प्रभावित होंगे प्राकृतिक पर्यावरण से। ये चीज़ बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो प्राकृतिक गुण है, जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि, ये क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित और नियंत्रित होते हैं जैसे कि पर्यावरण के अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं। तो पर्यावरण के जो अन्य जीव जंतु हैं, जिस प्रकार से उनका प्राकृतिक गुण जैसे कि जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य और मृत्यु, उनका प्राकृतिक गुण जैसे प्रभावित होता है, वैसे ही मनुष्यों का भी प्राकृतिक गुण प्रभावित होता है। किसके द्वारा, पर्यावरण के द्वारा। चूँकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों तथा औद्योगिक स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी हैं, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। तो अब अन्य जीव जंतु तो प्रभावित होते हैं पर्यावरण के, प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से। अन्य जीव जंतुओं का जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि, यानी कि उनका प्राकृतिक गुण प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। अन्य जीव जंतुओं का, मनुष्यों का भी प्रभावित होते हैं। लेकिन आगे हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि चूंकि मानव जो है अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षाकृत अधिक विकसित, उनका बुद्धि अधिक विकसित, अधिक ज्ञानी और अधिक वैज्ञानिक हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से पर्यावरण को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी अन्य जीव जंतु पर्यावरण को अपने हिसाब से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वातावरण को अपने हिसाब से अन्य जीव जंतु बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, प्रकृति में या प्राकृतिक पर्यावरण में अपने हिसाब से बदलाव डाल सकता है। वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती थी, ग्रहिता और दाता के रूप में। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो तरह की भूमिका होती है। पेज नया लेना पड़ेगा, ठीक है। आदि मानव की जो पर्यावरण है, पर्यावरण में दो तरह की भूमिका, ये दो तरह की भूमिका कैसी भूमिका थी, ये दो तरह की भूमिका थी इस प्रकार से। एक आप कह सकते हैं कि ग्रहिता और एक दाता। यहाँ पे हम जब ग्रहिता की बात कर रहे हैं तो ग्रहिता का यहाँ पे तात्पर्य इस बात से है, ग्रहिता मतलब कि ग्रहण करने वाला, अभी इसको जूम आउट कर देंगे तो सारा चीज़ आपको स्पष्ट दिखेगा। ग्रहण करने वाला से क्या तात्पर्य है, ग्रहण करने वाला का मतलब है कि लेने वाला। और क्या लेता था उस समय का मनुष्य, पर्यावरण या प्रकृति से क्या लेता था, थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेता था, फल, कंदमूल आदि, और पत्ते आदि जो वो खाता था आदि। इसको हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ग्रहण करता था। लेकिन दाता कैसे था, कोई चीज़ प्रदान कैसे करता था, तो जाने अनजाने वो जो फल खाता था तो उसके जो बीज थे वो इधर उधर बिखेर करके उनका जो विस्तार था वो कर देता था जाने अनजाने में। तो दाता के रूप में भी उसकी भूमिका वहाँ पर थी।
तो दाता के रूप में क्या भूमिका थी? दाता के रूप में यानी कि देने वाला के रूप में भूमिका थी। देने वाला, दाता का अर्थ यहाँ पे देने वाला से है। यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पे जाने अनजाने, जाने तो नहीं, पूरी तरह से अनजाने, अनजाने में, हाँ पूरी तरह से अनजाने, तो सिर्फ अनजाने लिख दें हम लोग। अनजाने में, अनजाने में फलों के बीज को बिखेर कर जंगल का विस्तार करना, जंगल का विस्तार करना। तो ये चीज़ दो भूमिकाओं में थे। अब इसको हम लोग जूम आउट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए स्पष्ट अब समझ में आएगा। देखिए आदि मानव की जो पर्यावरण के साथ जो भूमिका थी, आदि मानव की पर्यावरण के साथ दो प्रकार की भूमिका थी, एक ग्रहिता के रूप में और एक थी दाता के रूप में। ग्रहिता का अर्थ हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे ग्रहण करने वाला यानी कि लेने वाला, तो लेने वाला यानी फल फूल कंदमूल और ये सभी, और इसके अलावा जानवरों के मांस भी आप कह सकते हैं कि नेचर ही प्रदान कर रहा था, क्योंकि जानवर मनुष्यों द्वारा तो बनाए नहीं गए थे, नेचर के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा ही बनाया गया था। तो जानवरों के मांस आदि को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रहण करने वाला था। दाता के रूप में भी हल्की फुल्की भूमिका थी, वो ये थी कि जब वो कोई फल फूल खाता था तो उसका जो बीज था वो अनजाने में इधर उधर बिखेर देता था, तो अच्छी तरीके से उसका जो विस्तार होता था पेड़ पौधे का उसका हो जाता था, तो जंगल का विस्तार ऐसे होता था। तो इस प्रकार से उनकी दो प्रकार की भूमिका होती थी, ग्रहिता के रूप में और दाता के रूप में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे आ गए, इसको फिर से हम लोग साफ़ कर लेते हैं, गंदगी फैल गई है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए प्रारंभ में आदि मानव की जो भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी। भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी, एक ग्रहिता तथा दाता के रूप में। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन यानी कि फल फूल मांस आदि को प्राप्त करता था। ठीक है, और ग्रहिता की भूमिका यानी कि इसका मतलब ये ग्रहिता की भूमिका में थे। ग्रहिता की भूमिका में वो क्या करते थे, फल फूल मांस आदि पर्यावरण से प्राप्त करते थे। दूसरी तरफ हम लोग बात कर लें तो पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था, यानी कि देने वाला यानी कि दाता के रूप में था। देने वाला की भूमिका में था, यानी कि फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य जो है वो भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। यहाँ पे चीज़ बताया जा रहा है, इसको समझिए कि जो मनुष्य था प्रारंभ में उसके बारे में बताया जा रहा है कि शुरुआती में, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दो प्रकार की भूमिका थी और बहुत ज़्यादा दोनों में वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि ग्रहिता के रूप में, पर्यावरण की ग्रहिता के रूप में आज मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि ग्रहिता के रूप में पहले था अब नहीं है, अब तो खतरनाक ग्रहिता के रूप में मनुष्य है। तो ग्रहिता और दाता दोनों के रूप में था। ग्रहिता के रूप में ये था कि सिर्फ फल फूल और विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ जो वो खा सकते थे वो, और मांस आदि को प्राप्त करते थे, इतना तक सीमित था। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि उस समय क्या था कि इस तरह से मानव जो है संस्कृति के यानी कि उनका जो सभ्यता का, जैसे संस्कृति का विकास हो रहा था मनुष्य का, उसके विकास के प्रथम चरणों में यानी कि शुरुआत में मनुष्य जो है भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक था। जो अन्य कारक हैं पर्यावरण में, जैसे अन्य जीव जंतु हैं, अन्य जानवर हैं, पेड़ पौधे आदि हैं, वो भी पर्यावरण के कारक ही हैं, तो पर्यावरण को प्रभावित करते ही हैं। तो उन कारकों की भांति जैसे जानवर हैं उन्हीं कारकों की भांति ही था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता था पर्यावरण को, उन्हीं कारकों की भांति ये मनुष्य भी था। परंतु जैसे जैसे उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि और उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी, उसका टेक्नोलॉजी जब विकसित होती गई तो पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। मतलब कि परिवर्तन जो होता गया, परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो परिवर्तन खराब हो सकता है, नीचे जा सकता है, एक परिवर्तन ऊपर जा सकता है। तो ये परिवर्तन
मनुष्य के हिसाब से अब क्योंकि उत्तरोत्तर लिखा गया है तो मनुष्य ने ही लिखा है उत्तरोत्तर, तो उत्तरोत्तर होता गया। उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि बढ़ता चला गया और ज़्यादा अधिक होता चला गया उनका संबंध दोनों का, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कैसे होता चला गया, क्योंकि मनुष्य के कौशल का विकास होता गया, उसकी बुद्धि का विकास होता गया, उसकी टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास होता गया। तो इस विकास के साथ उसका जो परिवर्तन है मानव और पर्यावरण के बीच में वो भी बदलता चला गया। तो आगे ये बता रहा है कि ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, ये परिवर्तन किन किन दौर से होकर या किन किन परिवर्तनों से होकर के गुजरा। तो पर्यावरणीय कारक के रूप में प्रारंभ में मनुष्य सिर्फ पर्यावरणीय कारक था। अभी हम लोगों ने देखा कि ग्रहिता और दाता के रूप में था, तो ग्रहण करने वाली कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे पत्ते, फल फूल और मांस आदि ग्रहण करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण कारक के रूप में था हल्का फुल्का, उसके बाद पर्यावरण का रूपांतरण करता बन गया हल्का, धीरे धीरे उसकी वजह से पर्यावरण में परिवर्तन आता गया मनुष्य के वजह से। तो पहले तो पर्यावरणीय कारक था, उसके बाद पर्यावरण का रूपांतरण करता होता गया बना, उसके बाद पर्यावरण की रूपांतरणकर्ता के बाद पर्यावरण का परिवर्तनकर्ता बन गया, परिवर्तनकर्ता बन गया, परिवर्तनकर्ता के बाद वह पर्यावरण का विध्वंसकर्ता बन गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक चेन होता है, जैसे एक विकास क्रम होता है वैसे एक क्रम है कि पर्यावरणीय कारक था स्टार्टिंग में, एक फैक्टर मात्र था, हल्का फुल्का प्रभावित कर सकता था, लेकिन पर्यावरण को रूप उसका परिवर्तित कर सकता है आगे चल के। ऐसा उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी और जो उसका कौशल है, जो उसकी बुद्धि है, उसकी विकास होने के साथ साथ वो पर्यावरण का परिवर्तन करता हो गया और धीरे धीरे ये चीज़ें सब और ज़्यादा अधिक विकसित होती गई, तो वो पर्यावरण का अंत में आके विध्वंस करता हो गया, यानी कि पर्यावरण को ख़त्म करने वाला, समाप्त करने वाला मनुष्य हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है बदलता गया। ये बताया जा रहा है मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों को, और उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध बदलते चले गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं कि जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि वो मनुष्य क्या हो गया, पर्यावरण का स्वामी बनकर बैठ गया। अतः मानव एवं पर्यावरण के मध्य सहभागिता तथा परस्परावलंबन का संबंध चरमरा गया और मानव प्राकृतिक पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर के उसका विध्वंसक हो गया। तो पर्यावरण का अब पालक नहीं है, मतलब पालक बहुत कोशिश किए जा रहे हैं पर्यावरण के पालक के रूप में, लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है, आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि पर्यावरण का एकदम अंधाधुंध बिना दोहन किए कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए क्या हो गया कि पर्यावरण का विध्वंस करता हो गए हैं हम लोग, मनुष्य पर्यावरण का विध्वंस करता हो गया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंततः इसका संबंध इस प्रकार से बिगड़ गया है। पहले तो सहभागिता, परस्परावलंबन का संबंध था बीच में, लेकिन धीरे धीरे ये संबंध चरमरा गया और फिर अंततः मनुष्य पर्यावरण का पालक और पर्यावरण का कारक न रहकर उसका विध्वंसक बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक जो मानव और पर्यावरण का संबंध है वो 4 चरणों में बदला है। पहले क्या था, बाद में क्या था, फिर बाद में क्या था, फिर उसके बाद में अंततः क्या हो गया। तो वही चीज़ यहाँ से बताया जाएगा कि इनके संबंध में किस काल में किस प्रकार से बदलाव हुआ। तो 4 चरणों में इनका बदलाव हुआ है। क्या कि जब मनुष्य पर्यावरण का कारक और पालक मात्र था, वहाँ से विध्वंसकर्ता बनने तक के बीच में किन किन चरणों से होकर मनुष्य गुजरा है, किन किन कालों में, तो वो 4 प्रकार के कालों में 4 प्रकार से परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला आखेट एवं भोजन संग्रह काल। एक तो पहला काल ये था, आखेटक एवं भोजन संग्रह काल था। दूसरा काल था पशुपालन एवं पशुचारण काल था। तीसरा था पौधशाला एवं कृषि काल। अंत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल ये था, ठीक है। तो इन 4 काल में होकर के मनुष्य का और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार से बदला है।
तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो काल दिखाया गया कि आखेट एवं भोजन काल पहला था। यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है। सीधी सी लाइन है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि मानव संस्कृति और सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था और आदि मानव काल था, उससे संबंधित ये आखेटक एवं भोजन काल का संबंध है उससे। इसके बाद इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल इसे कहते हैं, इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा जाता है, आप जानते होंगे। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इतिहास के मुद्दे हैं, ठीक है। तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी बताया है इसके बारे में। जो आखेटक और भोजन संग्रह काल था उसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में मानव जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था, एक अभिन्न भाग तथा घटक था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे। ऐसा नहीं था कि विध्वंस करता था या पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित कर देने की क्षमता थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। वो अन्य प्राणी जैसे थे पर्यावरण के साथ, वैसे ही मनुष्य भी थे उस समय। अर्थात आदि मानव जो था भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। वो और कुछ उसकी डिमांड और क्या थी, सिर्फ भोजन था और रहना था। रहना था तो मान लीजिए कि इधर कहीं भी गुफाओं में रह लेता था, पेड़ पौधों के नीचे रह लेता था। जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी वो अपने हाथ से गुफा भी नहीं बनाता था स्टार्टिंग में, ऐसे ही जो गुफाएं प्राकृतिक तरीके से बन जाती थी उसमें रह लेता था। तो उसकी डिमांड ही क्या थी, कुछ नहीं थी, बस भोजन करना था और कहीं पर रह लेना था, यही डिमांड था उसका। तो आदि मानव अपने उदर यानी कि अपने पेट की पूर्ति, अपने भूख की मतलब भूख मिटाना यानी कि उदर यानी कि पेट की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण के जंगलों से फल फूल तथा कंदमूल प्राप्त करके आसानी से कर लेता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं था, सिर्फ भोजन करना था, पेट को भरना था। इसलिए वो अपने आसपास के पर्यावरण के आसपास के जंगलों से फल फूल और कंदमूल प्राप्त करके आसानी से अपना भोजन कर लेता था। उसे किसी स्थायी आवास की आवश्यकता भी नहीं थी। वो घुमक्कड़ टाइप का था, इधर उधर घूमता था, क्योंकि वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था तथा पेड़ों पर या गुफाओं में अपनी रातें गुजार लेता था। तो इस प्रकार का मनुष्य हुआ करता था प्रारंभ में, ठीक। आगे है कि इस तरह से स्पष्ट है कि आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच, यहाँ पे बीच लिखा हुआ है, आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच मधुर तथा मित्रवत संबंध था। पर्यावरण आदि मानव की समस्त आवश्यकताओं यानी कि भोजन तथा आवास, आदि मानव की समस्त आवश्यकताएं क्या क्या थी, बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं तो थी नहीं, सिर्फ भोजन और आवास था। तो पर्यावरण आदि मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता था। इस प्रकार आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था, पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर था। ज्ञातव्य है कि आदि मानव की पर्यावरण से अपने लिए संसाधन प्राप्त करता था। ज्ञातव्य है कि आदि मानव भी की नहीं है, भी है। ज्ञातव्य है कि आदि मानव भी पर्यावरण से अपने लिए संसाधन प्राप्त करता था, जैसे फल फूल तथा कंदमूल, परंतु इससे पर्यावरण पर किसी भी तरह का लेश मात्र भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो फल फूल और कंदमूल प्राप्त कर लेने से पर्यावरण पे कोई थोड़ा सा भी प्रभाव मतलब गंदा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार से संबंध था। तो ये था कौन सा संबंध, किस काल का हम लोगों ने अभी बात किया था, कहाँ गया, ये आखेट एवं भोजन संग्रह काल की बात हो रही थी। आखेट एवं भोजन संग्रह काल की बात हो रही थी, यहाँ पे समाप्त हुआ। उसके बाद दूसरा जो चरण समाप्त हुआ, दूसरा काल जो समाप्त हुआ, उसको पशुपालन एवं पशुचारण काल कहा गया। पशुपालन एवं पशुचारण काल कहा गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया होगा, क्योंकि अपने आप को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जन समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया होगा।
ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक मनुष्य का निर्माण हुआ। तो जब पशुपालन स्टार्ट किया मनुष्य ने, जब पशुपालन प्रारंभ हुआ होगा, तो अपने पालतू पशुओं को विभिन्न प्रकार के हिंसक जानवरों से बचाने के लिए एक साथ रहे होंगे। तो इस तरह से समाज का निर्माण हुआ होगा, और फिर उनको सुरक्षित रखने के लिए एक जगह रखे होंगे या फिर कोई घर और बनाए होंगे। तो इस प्रकार से वो थोड़ी सी स्थायित्व आया होगा, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले के मुकाबले जब पशुपालन नहीं था तो उसके मुकाबले थोड़ा बहुत स्थायित्व और थोड़ा बहुत सामाजिक मनुष्य का निर्माण हुआ होगा, जो कि एक साथ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते सामाजिक मनुष्य का निर्माण हुआ होगा। परंतु ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। परंतु सामूहिक जीवन के साथ साथ उसका घुमक्कड़ जीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन, जल तथा पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। तो थोड़ी बहुत स्थायित्व तो आया था, लेकिन फिर भी अभी इतना तो जीवन मतलब कि वो नहीं हो पाया था, सुधर नहीं पाया था कि कृषि वगैरह होने लगा था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो भोजन के लिए तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा, तो घुमक्कड़पन अभी भी बना हुआ था। ठीक है। पशुपालन एवं पशुचारण काल में भी भूखमक्कड़पन बना हुआ था मनुष्य का, इधर उधर क्या करता था, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और पशुओं के लिए चारा की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। अतः इनके तथा इनके पालतू पशुओं के आवास अब भी अस्थायी हुआ करते थे। स्मरणीय है कि समय के साथ पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती गई, जिस कारण पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया। तो अब चूंकि जनसंख्या बढ़ती गई, तो जब जनसंख्या बढ़ती, जब एक मनुष्य था तो एक सेब खाता था, एक सेब एक टाइम में 2 4 10 सेब खा जाता था, तो उतना ही एक मनुष्य और हो जाएगा तो उतना ही खाएगा। ढेर सारे जानवर हो जाएंगे तो उतना ही घास फूस खाएंगे, और ढेर सारे मनुष्य होंगे तो और ढेर सारे पेड़ पौधों का यूज़ करेंगे, मान लीजिए फल फूल का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जाएगी और पालतू पशुओं का संख्या बढ़ता जाएगा, तो पर्यावरण पे निर्भरता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पर्यावरण पे निर्भरता बढ़ने का क्रम, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जनसंख्या बढ़ने के साथ। परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड, मतलब कि नियंत्रित अवस्था में था, क्योंकि पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या अभी भी सीमा के अंदर ही थी। बढ़ तो रही थी, पहले से अधिक थी, लेकिन अभी बहुत कम थी। अतः मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंतर आत्मसात करने में सक्षम थी। तो इतना तो था कि जितनी जो जनसंख्या बढ़ी है, जितना पालतू पशुओं की संख्या बढ़ी है, तो जितना वो लोग खाएंगे पिएंगे, जितना भी प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो उतना तो ठीक है, प्रकृति फिर से अरेंज कर लेगी। तो इतना उसके साथ उसका क्षमता, प्रकृति की क्षमता थी कि ठीक है, तुम जितना लोगे उतना मैं अपने अंदर से निकाल दूंगी, उतना कितना ले पा रहे हो तुम। अभी जनसंख्या भी उतना नहीं था। तो इस प्रकार से चीज़ें सब कुछ लगभग ठीक ठाक भी चल रही थी उस काल में भी, यानी कि पशुचारण और पशुपालन और कृषि काल में भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक चल रही, बहुत चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी उस समय। सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया था। तो इस प्रकार से जब सामाजिक मानव का निर्माण हो गया, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब पशुपालन का स्टार्ट हो गया तो हल्का फुल्का लोग थोड़े से स्थायित्व प्राप्त करने लगे, और उसी क्रम में थोड़ा सा समाज का भी विकास हो गया। तो उसके बारे में बात हो रहा है। जब सामाजिक मानव हो गया तो सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया। वो कौन कौन से रूप हैं? आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके प्रभावित किया, आखेट द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम करके प्रभावित किया, प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ा के, मतलब कुछ की संख्या कम करके कुछ की बढ़ा करके, और प्राकृतिक आवास को बदल करके भी वो पर्यावरण को प्रभावित किया। अपने साथ अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर भी प्रभावित किया। ठीक है, अपने मार्ग के लिए, चलने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए, और अपने पशुओं के आवास के लिए भी जंगलों को जला करके प्रभावित करना शुरू कर दिया था। पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बना करके भी प्रभावित किया। जंगलों को जलाने से स्थान विशेष के पारिस्थितिकी पर्यावरण को बदलकर भी प्रभावित किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ जंतुओं का स्थानांतरण करके, ये सभी काम करके
सामाजिक मानव ने पर्यावरण को प्रभावित किया था उस दौर में। तो इस प्रकार से प्रभावित होना स्टार्ट हो गया था। अभी पर्यावरण प्रभावित होना शुरू हो चुका है धीरे धीरे मनुष्यों के द्वारा। अभी स्टार्ट होता है पौध पालन एवं कृषि काल। पौध पालन और कृषि काल, वो कृषि काल नहीं था, वो पशुपालन था। पिछला वाला जो काल था वो पशुपालन था। अभी स्टार्ट हो गया पौध पालन एवं कृषि काल। इसमें क्या है कि पौधों को भोजन के रूप में पालना मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संकटों पर विजय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। तो पौधों को भोजन के लिए मनुष्य द्वारा पाला गया। मनुष्य द्वारा पौधों को भोजन के लिए पाला गया। और ये किसके रूप में माना जाता है? ये माना जाता है कि पर्यावरण का जो जैविक संगठक है उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पर्यावरण के जैविक संकटों पर विजय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है मानव का। तो पौधों को भोजन के लिए पालना मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जो जैविक संगठक है उस पर विजय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। वास्तव में समय के साथ मनुष्य के बुद्धि में, कौशल में निरंतर विकास होता गया। वह धीरे धीरे प्रकृति को काबू करने में प्रयत्नशील होता रहा और पशुपालन के बाद पौध पालन उसकी बुद्धि में निरंतर विकास की अगली कड़ी थी। तो पशुपालन के बाद पौध पालन भी उसने सीख लिया अपने भोजन के लिए। तो उनके विकास की ये एक अगली कड़ी थी, मतलब क्रमशः धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वह प्रारंभ में अपने आवास के आसपास अपने द्वारा खाए गए फलों के बिखेरे बीजों से उगने वाले पौधों को देखा होगा। जब मनुष्य ने कोई फल खाया होगा तो उसने उसके बीज को जब अपने आसपास बिखेरा होगा तो उसने देखा होगा कुछ दिन बाद कि वो पौधा पुनः उग गया। तो इस क्रम को देखने के साथ ही उसके दिमाग में ये आया होगा कि इसका पालन हम कर सकते हैं, इसको हम लोग इसी तरह से दोबारा उगा सकते हैं। जिसको हम लोग खा रहे हैं और खा के फिर सुबह जाएंगे दूर लेने, उसी को हम लोग खा के अपने आसपास ही बो देंगे, तो उसका पालन कर लेंगे, उसको उगा लेंगे, तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि वह प्रारंभ में अपने आसपास आवास के अपने आसपास कुछ फलों को खाया होगा, खाए गए फलों के बिखरे हुए बीजों को उगते हुए पौधों को देखा होगा। अतः मनुष्यों में पौधों को उगाने तथा पोषित करने की प्रति इच्छा जागृत हुई होगी। इस तरह से पौधों के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ होगा, जिस कारण लोगों में स्थायी जीवन व्यतीत करने की शुरुआत हुई होगी। तो जब धीरे धीरे जब कृषि का विकास हुआ, जब पौधों का पालन स्टार्ट हो गया, मतलब पौधों को पालना स्टार्ट कर दिए वो लोग, तो फिर उसी को हम लोग कृषि कहते हैं। तो कृषि का प्रारंभ हो गया, और जब कृषि का प्रारंभ हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व आ जाएगा। क्योंकि जब किसी भी कृषि को वो लोग बो देंगे, किसी भी फल फूल को बो देंगे, तो उसको काटने तक तो कम से कम वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपेक्षाकृत अधिक अस्थायित्व जीवन का विकास हो गया था। ज्ञातव्य है कि अभी भी अधिकांश लोग घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करते थे। तो सभी लोग तो एक साथ ऐसा करेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसा करके स्थायी हो गए थे, कुछ लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्मरणीय है कि खाद्यान्न फलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं जैसे कि नील नदी या मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से जब जीवन स्थायित्व हुआ तो धीरे धीरे फिर सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो इस सभ्यताओं को उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि नील नदी घाटी की सभ्यता, मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ये सभ्यताओं का भी विकास इसी प्रकार से हुआ। अधिकांश लोगों ने नदियों की घाटियों में अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की पर्याप्त सुलभता थी। तो जो पीने का जल है, जो पानी है, उसकी उपलब्धता थी नदी के किनारे, और फिर उपजाऊ भूमि भी वहाँ पे थी। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो सभ्यताएं प्राचीन काल में विकसित हुई वो नदियों के किनारे ही हुई हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर पर संगठित मानव समुदाय एवं
मानव समाज, मानव सभ्यता तथा कृषि कार्य के अभ्युदय से मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अब तक चले आ रहे मित्रवत तथा मधुर संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। तो इतने भारी भरकम लाइन का अर्थ यही है कि जब मनुष्य ने कृषि का विकास शुरू कर दिया तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो अब से पहले मित्रवत संबंध हुआ करता था, वो मित्रवत संबंध धीरे धीरे शत्रुता के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया था। ठीक, आगे क्या है? कृषि रूपों तथा कृषि कार्य में निरंतर सुधार हुआ। परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक वनों को साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। स्थानांतरण कृषि यानी कि जो झूम कृषि होती है उसके द्वारा वनों का सर्वाधिक विनाश होने लगा। कृषि के इस पुरातन प्रणाली के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि के उपयोग में लाया जाता है। 4-5 वर्षों के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के झूम कृषि के बारे में या स्थानांतरण कृषि के बारे में बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि ये ऐसी कृषि है कि वनों को, जंगलों को, पेड़ पौधों को काट कर एक जगह पे कृषि किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। तो फिर एक बार जैसे कृषि कार्य हो गया, फिर वहाँ पे से जब मनुष्य मानव द्वारा जिसने कृषि किया है उसने वहाँ से अगर उस फल को काट लिया, उस फल को प्राप्त कर लिया, तो फिर वो जगह परिवर्तित कर देगा, फिर दूसरी जगह जंगल को जलाएगा, काटेगा। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी जो झूम कृषि होती है वो इस प्रकार से होती है कि एक जगह खूब जमकर कृषि कार्य किया जाएगा। जब वहाँ की उपजाऊता समाप्त हो जाएगी तो फिर दूसरी जगह जंगल को जलाया जाएगा। और वहाँ पे जला देने से क्या होता है, जला देने से वहीं पे काट के जंगलों को जला देंगे, जला देने से क्या होता है, थोड़ा सा राख हो जो होता है खाद के रूप में काम करता है, तो वहाँ की भूमि थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती है अपेक्षाकृत। वहाँ पे कृषि होता है। जब कृषि होने के बाद वहाँ की उपजाऊता समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे जगह जा करके वो लोग वही प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। तो जो उस समय की झूम कृषि रही होगी वो इतनी रही होगी कि एक बार जब मनुष्य फल काट लेता था या फिर वहाँ का कृषि अपने मतलब कि पक्ष में कर लेता था, अपने पक्ष में कर लेता था, तो जब कृषि की प्राप्ति कर लेता था, वहाँ से अनाज की प्राप्ति कर लेता था, तो फिर वहाँ से अलग जगह पे स्थानांतरित हो जाता था। ऐसे भी सामान्यतः होता था। और फिर बाकी आमतौर पे आप देखेंगे तो 5-6 वर्षों तक वहीं पे एक जगह पे रह के कृषि करते थे, फिर वहाँ से दूसरे जगह पे जाते थे। तो ये चीज़ झूम कृषि के बारे में बताया जा रहा है कि क्या था झूम कृषि। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, फिर इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। चूँकि हम लोग झूम कृषि को समझना स्टार्ट कर दिए थे तो यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं इसको। कृषि के इस पुरातन प्रणाली, अब ये चीज़ याद रखना है कि दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के कई देशों के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रांतों में आज भी झूम कृषि की जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि झूम कृषि के देश में मतलब पूरे विश्व में कहाँ कहाँ अभी भी प्रचलित है। तो आप देखेंगे कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों में झूम कृषि, इसके बाद पूर्वी भारत में आप देखेंगे, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की यानी कि झूम कृषि अभी भी प्रचलित है। इसके अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि के उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद 4-5 वर्षों बाद या तो फिर जब तक भूमि की उपजाऊता बनी रहे तब तक उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है तथा अन्यत्र वन को जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से भी जंगलों को काट करके कृषि भूमि बनाकर वहाँ पे खेती करके फिर अनुपजाऊ हो जाए तो वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी जगह जाकर जंगलों को जलाना। तो इस प्रकार से भी मनुष्य ने जंगल को यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। मानव के इन स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो अब देखिए, हम लोगों ने देखा था जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। अब धीरे धीरे सांस्कृतिक पर्यावरण भी थोड़ा सा हम लोगों के सामने दिख जाएगा, तो इसको भी समझ लेंगे आप। इसके अंतर्गत अपने रहने के लिए भवनों, गांवों, कस्बों, नगरों आदि का निर्माण किया गया। सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो ये सभी चीज़ें
सामाजिक संस्थानों का निर्माण किया गया, जैसे कि विद्यालय का निर्माण एवं विकास, पूजा घरों का निर्माण किया गया, यातायात के लिए सड़कें बनाई गई, पुल बनाया गया, रेल आदि बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। ये सभी क्या है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या अपनी अपनी सुविधाओं के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कर लिया मनुष्य ने। ज्ञातव्य है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के ये तथा अन्य कई तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में हुआ था। इसके बाद बात करें तो इस सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण विकास एवं संवर्धन प्रौद्योगिकी में विकास के कारण ही संभव हो पाया था। इस तरह विकसित प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को आर्थिक मानव में बदल दिया। तो इस प्रकार से जब प्रौद्योगिकी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगी, प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, साइंस का विकास होने लगा, तो जो भौतिक मानव था वो मानव भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को क्या कर दिया, आर्थिक मानव के रूप में बदल दिया। अब देखेंगे कि सारे के सारे काम, अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में निहित है, आर्थिक स्वरूप में निहित है। तो वो सभी मानव इस प्रकार से आर्थिक मानव के रूप में बदल गया। स्मरणीय है कि 1860 तक विकसित प्रौद्योगिकी विनाशक एवं संहारक नहीं थी, वरन यह मानव के आर्थिक विकास में इस तरह से सहायक थी कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं था। तो 1960 तक बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं था। मनुष्य जो है पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो गया, परंतु प्रकृति अभी भी सर्वोपरि थी। अब अगला चरण हम लोगों का आता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण काल। ठीक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण काल यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया है कि 1 घंटा 16 मिनट या 17 मिनट के आसपास हो गया है। तो अभी आज का जो समय था इतना ही था। अभी कुछ एक वीडियो 1-1 घंटे के चलेंगे, उसके बाद क्योंकि अभी थोड़ा सा 1 घंटे में एक सब्जेक्ट नहीं, एक लेसन पूरा अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो और ज़्यादा समय दिया जाएगा ताकि एक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा समय कम है, इसलिए क्लास को यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ से कल की क्लास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ से कल की क्लास को प्रारंभ करेंगे और कल की क्लास में ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर से एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को और कहीं कहीं एक वीडियो में ही 2-3 चैप्टर को भी समाप्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही पारिस्थितिकी और पर्यावरण का क्लास समाप्त होता है, वैसे ही हम लोग इन्हीं की ये जब वाली पुस्तक है, जो परीक्षावाड़ी की पुस्तक है, इसके इतिहास की पुस्तक आती है, आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास की पुस्तक इसको भी कवर करेंगे। इसके बाद कृषि विज्ञान की भी आती है इसका। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रृंखला आती है, जो विषय आता है परीक्षावाड़ी की, बौद्धिक प्रकाशन द्वारा जो पुस्तकें जो विषय प्रकाशित की जाती हैं, उन सभी विषयों को उस पुस्तक के आधार पे हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तो हम लोग पारिस्थितिकी पर्यावरण कर रहे हैं, फिर विज्ञान करेंगे, फिर कृषि विज्ञान करेंगे, इतिहास करेंगे, भूगोल करेंगे, ये सारी पुस्तकें आती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।